जी बच्चों, तो हमारे पास जब एक नॉन सप्रेस्ड हेल्दी सेल होता है, अब इसके अंदर कोई डीएनए डैमेज नहीं है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, इसको वैसे ही सेल साइकिल में जाना चाहिए, इसको आगे डिवाइड होना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सेल है और बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि ये सेल आगे जाकर डिवाइड हो। सो P53 तो फिर हमारे पास इसको डिवाइड नहीं होने देगा। तो उसके लिए बच्चों क्या तरीक़ेकार है कि सेल के अंदर ही एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है MDM2, और ये P53 के साथ ना ऐसे बाइंड होकर रखती है, और MDM2 जो है ना वो P53 को डिग्रेड करती रहती है, यानी कि इसके लेवल्स को ख़त्म करती रहती है, जिसकी वजह से जो P53 है इसकी हाफ लाइफ होती है बहुत कम, सिर्फ 20 मिनट्स होती है इसकी ज़िंदगी। उसके बाद MDM2 जो है ना वो इसको ख़त्म कर देती है। और जब P53 नहीं होगी, आप ये सोचेंगे गाड़ी के अंदर जो ब्रेक्स हैं ना वो हर 20 मिनट के बाद गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जब ब्रेक नहीं होंगे, जब गाड़ी ने चलना है तब तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है ना, तो तब तो ब्रेक नहीं लगेगी। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास सेल के अंदर कोई डीएनए डैमेज नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो तब तो सेल ने डिवाइड होना है ना, तो तब हमें P53 की क्यों ज़रूरत है, तब तो ज़रूरत नहीं है। सो MDM2 इसको क्या करती रहती है, इसको बाइंड करके ख़त्म करती रहती है, जिसकी वजह से इसकी वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, अबाउट 20 मिनट्स। जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर P53 का लेवल बहुत कम रहता है, ताकि अननेसेसरी सेल साइकिल अरेस्ट को, जो हमारे पास क्वीसेंस है, सीनसेंस है, जो हमारे पास एपोप्टोसिस है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि नॉर्मल हालात में P53 का काम करना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह नॉर्मल हालात में आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप हर वक्त ब्रेक नहीं प्रेस करते रहते, सिर्फ कभी कभी आपको ब्रेक की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हेल्दी सेल्स के अंदर P53 का लेवल कम रहता है, ताकि अननेसेसरी सेल साइकिल अरेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके। अब ये तो हमारे पास बात थी बच्चों के जब नॉर्मल सेल था, नॉर्मल हेल्दी सेल था, उसके अंदर कोई मसला नहीं था। अब सपोज करते हैं कि डीएनए डैमेज हो गया है, अब क्या होगा। अब हमने जो ये 3 पाथवेज पढ़े थे ना, ये एक्टिवेट होंगे, और किस तरह से एक्टिवेट होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चों हमारे पास कोई डीएनए डैमेज होता है ना, तो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, बेसिकली इनको कहते हैं सेंसरी काइनेजेस। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सेंसरी काइनेजेस कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने सेंस करना होता है डीएनए डैमेज को। जैसे हमारे पास ATM है या ATR है, ये हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, और ये मैं आपको बताती हूँ। ATM स्टैंड्स फॉर एटेक्सिया टेलेंजेक्टीजिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है डीएनए डैमेज को। फिर ये प्रोटीन जो ATM है या ATR है, ये आगे फॉस्फोराइलेशन कराती हैं P53 की। अब फॉस्फोराइलेशन क्यों कराती हैं बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो MDM2 होती है ना, इसने ऐसे बाइंड किया हुआ होता है, अपने साथ बाइंड किया हुआ होता है इसने P53 को। जब MDM2 ने बाइंड किया है P53 को, तो इसका मतलब P53 तो काम ही नहीं कर सकती, ये तो डिग्रेड हो जाएगी। तो इसका मतलब है P53 को अब काम करने के लिए MDM2 से ख़ुद को आज़ाद करवाना ज़रूरी है। और ये आज़ाद किस तरह कराएगी कि ये जो ATM या ATR ये वाली प्रोटीन्स हैं, ये वाले सेंसरी काइनेज हैं, वो जब डिटेक्ट करेंगे डीएनए डैमेज को, तो साथ ही इसकी फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। जब फॉस्फोराइलेशन करा देंगे तो ये P53 MDM2 से फ्री हो जाएगी। पहले MDM2 ने बाइंड किया था P53 को, फॉस्फोराइलेशन के बाद MDM2 बाइंड नहीं कर सकती P53 को, और P53 इज़ नो लॉन्गर डिग्रेडेड। अब इसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सेल के अंदर, और ये आगे और बहुत सी जीन्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगी। जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जो P53 है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये आगे बहुत सारी जीन्स को कंट्रोल कर सकती है, कि आगे बहुत सारी जीन्स को का स्विच ऑन या ऑफ कर सकती है। सो ये खुद फॉस्फोराइलेट हुई, खुद इसको फॉस्फोराइलेट किया ATM ने, और ये MDM2 से आज़ाद हुई, इसका लेवल बढ़ा। अब इसने क्या करना है, आगे बहुत सारी टारगेटेड जीन्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करना है। सो वही 3 तरीके, डीएनए डैमेज हो चुका है, वही 3 तरीके किए जाएंगे। सबसे पहले टेम्परेरी सेल साइकिल अरेस्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, यानी कि वक्फा दिया जाएगा एक, ताकि सेल को टाइम मिल जाए खुद को रिपेयर करने के लिए। और अगर वो उस टाइम के ड्यूरेशन के दौरान भी सेल खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगा, तो फिर हम बाकी सीनसेंस की तरफ जाएंगे या एपोप्टोसिस की तरफ जाएंगे। पहला तरीका टेम्परेरी सेल साइकिल अरेस्ट का होता है। उसके लिए P53 2 काम करती है। P53 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसने क्या करना है, आगे जीन्स एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करना है। सो 2 ये काम कौन से करेगी, पहला काम ये होगा कि P53 डिपेंडेंट अप रेगुलेशन ऑफ P21 के लेवल्स को ये रेज करेगी। अब P21 अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या है, ये हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है। और जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, वो सेल साइकिल को मजीद आगे जाने से रोकते हैं। किस तरह से आगे जाने से रोकते हैं, अगर आप लोगों को RB वाला थोड़ा सा याद हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ बच्चों कि जिन लोगों ने पहले RB की वीडियो नहीं सुनी वो पहले RB की वीडियो सुने, क्योंकि अगर आप लोगों को RB जीन की समझ आई हुई होगी, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द TP53। अगर आप लोगों को ये वाली डायग्राम याद हो, जहाँ पे हमारे पास ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, यहाँ पे वैसे P16 है, लेकिन P21 का भी यही काम ही होता है।
ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर होते हैं ये इनएक्टिवेट कर देते हैं साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को, और उसके बाद ये क्या करते हैं, आरबी को हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में कर देते हैं। जब आरबी हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है तो ये E2F को ऐसे कंबाइन करके रखता है, E2F के साथ खुद को जोड़ के रखता है, और जब E2F के साथ खुद को जोड़ के लगता है तो G1 से S ट्रांजिशन क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे भी बच्चों वही होता है कि जो P53 होता है ना वो P21 के लेवल्स को रेज कर देती है। P21 क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है, ये इनहिबिट करेगा साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का जो कॉम्बिनेशन है वो होने ही नहीं देगा। आरबी को ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में कर देगा, यानी कि आरबी एक्टिवेट हो जाएगी। जब आरबी एक्टिवेट हो जाएगी तो वो बाइंड कर लेगी E2F को और G1 से S ट्रांजिशन ब्लॉक हो जाएगी। तो यही तो हमने बच्चों यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को तो यही तो बताया था कि जो क्विजेंस होती है वो G1 चेक पॉइंट पे होती है। अब वो किस तरह से होती है ये मैंने आप लोगों को सारा अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एक काम इसने ये कर दिया कि इसने सेल को टेम्परेरली ब्लॉक कर दिया, यानी कि इसने जो है ना वो G1 से S फेज के अंदर जाना था, यहाँ पे जो है ना इसको पहले स्टेप के ऊपर इसने रोक दिया। अब पहले स्टेप पे रोकने का मकसद ये है कि सेल को बस रोक नहीं देना, उसको रिपेयर भी करना है। रिपेयर करने के लिए क्या करेगी, P53 एक्टिवेट करेगी DNA रिपेयर जीन्स। एक इसने P21 की अपरेगुलेशन करा दी, इसने रोक दिया सेल को आगे जाने से, ठीक है। जिस तरह बच्चों आप इस तरह से समझो कि एक रेलवे ट्रैक है, फाटक जो है ना रेलवे की वो टूटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले आगे आने वाली ट्रेन को रोकेंगे, पहले आने वाली ट्रेन को रोकेंगे, उसके बाद हम फाटक को रिपेयर करने बैठेंगे। इसी तरह पहले हमने आगे जाने से इसको रोकना है, उसके बाद जब एक टाइम मिल जाएगा तो फिर हमने जो है ना वो सेल के जो DNA है उसको रिपेयर करने की तरफ आना है। तो P53 एक्टिवेट करेगी DNA रिपेयर जीन्स को। अगर तो DNA रिपेयर हो जाता है वेल एंड गुड, सेल साइकिल आगे रिज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एक यहाँ पे वो लगी थी ना, एक ब्रेक लगी थी, वो हट जाएगी, G1 से S G2 M पूरा सेल साइकिल चल पड़ेगा, कोई मसला नहीं होगा, सेल साइकिल रिज्यूम हो जाएगा। और जब सेल साइकिल रिज्यूम हो जाएगा तो P53 की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो P53 जो है ना वो MD-M2 से आज़ाद हो गई थी क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, अब वापस से P53 की ज़रूरत नहीं है, तो P53 खुद अप रेगुलेट करेगी MD-M2 को। बच्चों P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम ही होता है कि इसने दूसरी जीन्स का लेवल अप डाउन करना होता है। सो P53 MD-M2 को अपरेगुलेट करेगी और अपनी ही डिस्ट्रक्शन करा देगी, क्योंकि अगर MD-M2 का लेवल बढ़ता है तो जाहिर है MD-M2 P53 के साथ कंबाइन होकर उसकी हाफ लाइफ, उसकी डिग्रेडेशन करा देता है, उसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स रह जाती है। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बात समझ आइए कि नॉर्मल हालात में तो MD-M2 P53 के साथ रहता है, लेकिन अगर DNA डैमेज हो जाए तो पहला तरीक़ेकार क्या होता है कि P53 P21 की अपरेगुलेशन पहले खुद आज़ाद होगी MD-M2 से। किस तरह से कि ATM हमारे पास एक प्रोटीन होती है जो कि सेंसरी काइनेज होती है, जिसका काम क्या होता है कि इसने सेंस करना होता है DNA डैमेज को। जब वो सेंस करेगी तो P53 को फॉस्फोराइलेट करेगी, फॉस्फोराइलेट कराने के बाद MD-M2 P53 से आज़ाद हो जाएगी, इसका लेवल बढ़ेगा और इसने आगे दो काम करने हैं। कौन से दो काम करने हैं, P21 का लेवल बढ़ाना है और यहाँ से DNA रिपेयर जीन्स को एक्टिवेट करना है। अगर रिपेयर हो जाती है बहुत अच्छे, सेल साइकिल रिज्यूम हो जाएगा, P53 भी खुद को ख़त्म कर लेगी। अगर रिपेयर फेल हो जाती है बच्चों फिर क्या होगा, DNA डैमेज इतना ज़्यादा था कि वो रिपेयर फेल हो गई। तो दो तरीके हो सकते हैं, सीन सेंस हो सकती है या फिर एपोप्टोसिस हो सकती है। परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट हो सकती है, जिसमें हमारे पास वो किस तरह से होगा कि यहाँ पे P53 ने क्या किया था, P21 के लेवल को टेम्परेरली बढ़ाया था, ठीक है। अब क्या करती है कि सस्टेन्ड P21 एक्सप्रेशन, P21 का लेवल बार बार बढ़ता जाएगा, CDK इनहिबिटर्स बढ़ते जाएंगे। जब CDK इनहिबिटर्स बार बार बढ़ते जाएंगे तो RB परमानेंटली एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो पाथवे था ना ये हमेशा के लिए हो जाएगा। RB जो है ना वो हर वक्त एक्टिव रहेगी, E2F को छोड़ेगी ही नहीं। जब E2F को छोड़ेगी नहीं तो G1S ट्रांजिशन परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी। जब G1 to S ट्रांजिशन परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी तो सेल साइकिल परमानेंटली अरेस्ट हो जाएगा। ये बच्चों आप लोगों को बात समझ आई कि इसके लिए P53 ने क्या किया, P21 की अपरेगुलेशन करा दी हमेशा के लिए, RB परमानेंटली हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में चली गई, परमानेंटली एक्टिव हो गई, G1 से S ट्रांजिशन परमानेंटली ब्लॉक हो गई। अगर ये तरीक़ेकार भी नहीं हो पाता और DNA डैमेज बहुत ही ज़्यादा सवेयर होता है तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली सेल को ही ख़त्म करना पड़ेगा कि ना रहे सेल, ना वो G1 से S फेज़ में जाए, ना सेल साइकिल रिज्यूम हो, ना ही नियोप्लेजिया का कोई ख़तरा हो। सो उसके लिए P53 क्या करेगा, P53 प्रो एपोप्टोटिक जीन्स की अपरेगुलेशन करेगा, ठीक है। इन दोनों तरीकों में क्या था, P21 की अपरेगुलेशन हो रही थी। यहाँ पे क्या है, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स होती है बैक्स और पूमा, इसका आगे भी जिक्र आएगा। ये प्रो एपोप्टोटिक जीन्स होती हैं, बस इनका काम क्या होता है, एपोप्टोसिस कराना होता है। आप इतना याद रखें कि जो एपोप्टोसिस वाले जीन्स हैं, जो सुसाइड वाले जीन्स हैं, जो जिन्होंने सेल को ख़त्म करा देना है वो वाले जीन्स हैं, उनकी अपरेगुलेशन कराएगा बैक्स और पूमा की। और उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम सेल डेथ होगी और एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों नॉर्मल तरीक़ाकार है कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर को किस तरह से प्रिवेंट किया जा रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स किस तरह से काम कर रही है, P53 किस तरह से काम कर रही है कि नॉर्मल सब कुछ चल रहा है,
तो MDM2 के लेवल ज़्यादा है, P53 का लेवल कम है, सेल साइकिल चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर DNA डैमेज हो जाती है तो P53 के पास 3 तरीके हैं, टेम्परेरी सेल साइकिल अरेस्ट, परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट और एपोप्टोसिस। टेम्परेरी सेल साइकिल अरेस्ट के लिए क्या किया जा सकता है कि P21 के लेवल को बढ़ा दिया जाए और DNA रिपेयर जीन्स को एक्टिवेट कर दिया जाए। और अगर ये तरीका फेल हो जाता है तो फिर सीन सेंस है, सस्टेन P21 एक्सप्रेशन है और एपोप्टोसिस के लिए प्रो एपोप्टोटिक जीन्स की एक्टिवेशन है। अब ये हमारे पास था कि TP53 जब नॉर्मल है, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल काम कर रही है। अब अगर TP53 की म्यूटेशन हो जाती है किसी भी वजह से, जो TP53 है वो अपना काम नहीं कर पाती है, लॉस हो जाती है, P53 है ही नहीं आपके अंदर, या सेल्स के अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, TP53 इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, तो ज़ाहिर आ गया प्रोटीन भी नहीं है। फिर क्या होगा कि अगर DNA डैमेज हो जाता है तो कोई P21 नहीं आएगा, कोई G1 से S ट्रांजिशन ब्लॉक नहीं होगी, कोई DNA रिपेयर जीन्स नहीं आएंगी, कोई क्विजेंस, सीन सेंस, कोई एपोप्टोसिस, कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह से एक्सपेंशन और एडिशनल म्यूटेशंस की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक समरी बताती हूँ जो हमने अब तक पढ़ा। नॉन स्ट्रेस हेल्दी सेल जिसके अंदर P53 नॉर्मल है, उसके अंदर कोई DNA डैमेज नहीं होता। MDM2 हर वक्त P53 को कंबाइन करके रखती है, इसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स रह जाती है। P53 के लेवल्स बहुत कम रहते हैं और नॉर्मल सेल साइकिल चलता रहता है विदाउट एनी ब्रेक्स। फिर हमारे पास क्या हुआ कि अगर एक हेल्दी सेल जिसके अंदर P53 नॉर्मल है, उसके अंदर DNA डैमेज हो जाता है बाय हाइपोक्सिया, रेडिएशन या कार्सिनोजेंस वगैरह, सो काइनेज सेंसर आते हैं, ATM वगैरह जो सेंस करते हैं DNA डैमेज को, वो फॉस्फोराइलेशन कराते हैं P53 की। जब फॉस्फोराइलेशन होगी P53 को तो MDM2 उसको बाइंड नहीं कर पाएगा, P53 एक्यूमुलेट हो जाएगा और DNA के साथ बाइंड कर जाएगा। फिर P53 क्या करेगा, 3 तरीके कर सकता है, क्विजेंस कर सकता है, सीनसेंस कर सकता है, एपोप्टोसिस कर सकता है। क्विजेंस के लिए क्या होगा, अप रेगुलेशन होगी P21 की जो कि CDK इनहिबिटर है, RB को एक्टिवेट करेगा, G1 से S ट्रांजिशन को ब्लॉक करेगा, इसको कहते हैं क्विजेंस। साथ में DNA रिपेयर जीन्स को रिक्रूट करेगा। और अगर इन दोनों तरीक़ों से टाइम मिल जाएगा सेल को रिपेयर होने के लिए, सक्सेसफुल रिपेयर हो जाती है तो वेल एंड गुड, सेल साइकिल रिज्यूम करेगा और P53 जो है ना वो खुद रेगुलेट करेगा MDM2 को और सेल्फ डिस्ट्रक्शन करा देगा। लेकिन अगर DNA रिपेयर फेल हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है, सीन सेंस हो सकता है या एपोप्टोसिस हो सकता है। सीन सेंस कैसे हो सकती है, सस्टेन्ड एक्सप्रेशन ऑफ P21 एंड एक्टिव RB, और एपोप्टोसिस कैसे हो सकती है, अप रेगुलेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, बैक्स एंड ट्यूमर, प्रोग्राम सेल डेथ। अब हमारे पास बच्चों, ये मैं आप लोगों को बुक से भी दिखा देती हूँ, ये बड़ी प्यारी डायग्राम बनी हुई है, आप लोगों ने बेसिकली यही डायग्राम ही याद रखें। ये देखो नॉन सप्रेस्ड स्टेट के अंदर P53 नॉर्मल है, नो DNA डैमेज है। ये MDM2 ने देखें, MDM2 ने P53 को कमेंट किया, P53 आगे टूट रहा है, P53 है ही नहीं, ये जो ग्रीन वाला है ये P53 है। फिर हमारे पास यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन कार्सिनोजेंस की वजह से एक हेल्दी सेल के अंदर DNA डैमेज हो गया जिसके अंदर P53 नॉर्मल है। काइनेज सेंसर आते हैं, P53 एक्यूमुलेट होता है, बाइंड होता है DNA के साथ। ये देखें, ये हमारे पास क्विजेंस के तरीके दिखाए हुए हैं, ये आगे सीनसेंस दिखाया हुआ है, ये एपोप्टोसिस दिखाया हुआ है। और ये हमारे पास क्या दिखाया हुआ है कि अगर DNA डैमेज है लेकिन ये हेल्दी सेल नहीं है, इसके अंदर P53 लॉस है, तो इस तरह से एक मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास कैंसर क्यों डेवलप होता है बॉडी के अंदर, एक तरीका तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि जो TP53 है ना उसकी म्यूटेशन हो जाए या वो लॉस हो जाए तो उसकी वजह से लंग कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा हो सकता है। दूसरा मसला हमारे पास क्या हो सकता है कि बच्चों TP53 तो नॉर्मल है लेकिन उसके अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जो जीन्स है ना वो डिफेक्टिव हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर बात की है काइनेज सेंसर्स की, ATM की, ये देखें इन्होंने सेंस करना है DNA डैमेज और इन्होंने आगे P53 को फॉस्फोराइलेट करना है। लेट सपोज के ATM के अंदर कोई मसला आ गया, ATM ख़राब हो गया, काइनेज सेंसर ख़राब हो गया, तो क्या वो फॉस्फोराइलेट कर पाएगा P53 को? नहीं कर पाएगा। जब वो फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा P53 को तो P53 MDM2 से फ्री ही नहीं हो पाएगी और उसके लेवल रेज ही नहीं हो पाएंगे और वो आगे ये वाले जो सारे काम करने थे वो ये काम कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, सो ATM के अंदर मसला आ सकता है। उसके अलावा P21 जो हमारे पास पहले दो तरीके हैं क्विजेंस और सीनसेंस, उसके अंदर तो सारा काम P21 कर रहा है, CDK इनहिबिटर कर रहा है। अगर आपके पास CDK इनहिबिटर ही नहीं है, P21 ही नहीं है, तो क्या आपके पास क्विजेंस और सीनसेंस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी बच्चों। आपके पास जो RB वाला फिनोमेना चलना था, G1 से S ट्रांजिशन ब्लॉक होनी थी, वही नहीं हो पाएगी। उसके बाद MDM2 के अंदर ना ओवर एम्पलीफिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है कि MDM2 नॉर्मली क्या करता है, P53 को कंबाइन करके रखता है। लेट सपोज MDM2 के लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो गए हैं बॉडी के अंदर, हर वक्त MDM2 के लेवल बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से P53 को वो छोड़ता ही नहीं है। जब P53 को छोड़ेगा ही नहीं तो P53 अपना काम ही नहीं कर पाएगा। सो MDM2 की ओवर एम्पलीफिकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात है कि इट्स सेल्फ P53 कि TP53 जीन तो नॉर्मल है लेकिन उससे आगे जो प्रोटीन बननी थी, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनना था P53, वो ख़राब है। तो इसकी वजह से ये सारे मतलब अपस्ट्रीम या अपस्ट्रीम का मतलब है कि TP53 से ऊपर वाले जैसे कि ATM वगैरह इनके अंदर म्यूटेशन आ गई, और डाउनस्ट्रीम का मतलब है इससे नीचे वाले जैसे कि P21 है, P53 के, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो एक तो हमने ये पढ़ लिया कि TP53 खुद ख़राब है। फिर हमने पढ़ा कि TP53 खुद तो ठीक है लेकिन उसके अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जीन्स ख़राब है। फिर हमारे पास बच्चे एक लाइफ रोमनी सिंड्रोम होता है, लीफ रोमनी सिंड्रोम क्या है, लाइफ रोमनी सिंड्रोम है, वट एवर।
जिस तरह हम लोगों ने रेटिनोब्लास्टोमा नहीं पढ़ा था, उसके अंदर 2 हिट हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था कि एक स्पोरेडिक केस होता है, एक फेमिलियल केस होता है। स्पोरेडिक के अंदर क्या होता है कि दोनों अलील्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन बाद में जाके एडल्टहुड में रेडिएशंस वगैरह या कार्सिनोजेंस की वजह से दोनों अलील जो है ना वो एक एक करके ख़राब हो जाते हैं। और फेमिलियल में क्या होता है कि एक अलील शुरू से ही ख़राब होता है और एक बाद में जो है ना वो अबनॉर्मल हो जाता है। तो ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं ना वो फेमिलियल केस के अंदर होता है रेटिनोब्लास्टोमा डेवलप होने का। इसी तरह ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम में बिल्कुल यही चीज़ है, जो फेमिलियल हमने पढ़ा था ना केस, वो बिल्कुल यही ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम ही है, बस वहाँ पे आर भी था, यहाँ पे TP53 है। कि जो TP53 जीन के 2 अलील्स है ना, पर्सन इज़ बॉर्न विद 1 एबनॉर्मल TP53 अलील, यानी कि उसके दोनों अलील्स नॉर्मल नहीं थे, उसका एक अलील पहले से ही ख़राब था। इसको ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम कहते हैं, वहाँ पे इसको फेमिलियल केस बोल रहे थे। सिर्फ यहाँ पे एक और हिट की ज़रूरत होती है, एक और म्यूटेशन की ज़रूरत होती है कैंसर डेवलप होने के लिए। कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं बच्चों? सार्कोमा हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा। बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसके अलावा बच्चों वायरसेस का बहुत रोल है। जैसे वहाँ पे हमने HPV पढ़ा था, यहाँ पे अगेन HPV का रोल है। HPV जो है ना वो बाइंड करता है P53 के साथ और उसके प्रोटेक्टिव फंक्शन को नलिफाई कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने HPV और इसकी प्रोटीन होती है E6, वहाँ पे E7 थी, यहाँ पे E6 है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ से मैं आप लोगों को बस इसके हाई यील्ड पॉइंट्स एंड में रिवाइज करा देती हूँ, जिनसे आप लोगों के MCQs आने हैं। और बच्चों आप लोगों ने सेशन ज़रूर ज्वाइन करना है। 5 अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है माइनर्स का, ठीक है। मैं माइनर्स का सेशन वहीं पढ़ाऊँगी। हो सकता है मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ, लेकिन वो बहुत एंड पे जाके अपलोड होगा। जिस तरह आप लोग अभी भी पूछते होते हैं कि पैरासाइटोलॉजी कब आएगी और फार्मा कब आएगी, तो बच्चों मैं वहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ सेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यूट्यूब पे आते आते बहुत देर हो जाती है। सेशन में ये होता है रोज़ 1 घंटे की क्लास होता है, आपको पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। यूट्यूब पे क्या होता है आप दिन की एक वीडियो डाल रहे हो, तो वो एक टॉपिक के ऊपर होती है, तो देर लग जाती है। बट सेशन का क्या फ़ायदा होता है कि आपके साथ के साथ चीज़ें कवर हो जाती हैं, टेस्ट भी हो जाते हैं। और यूट्यूब पे बंदे की प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हाई लेवल, कल देख लूँगी, अच्छा क्लास में देख लूँगी, अच्छा वापस आके देख लूँगा, अभी दिल नहीं कर रहा, डाउनलोड करके रख लेता हूँ, ये चीज़ हो रही होती है। सेशन में होता है कि आपने सुनना ही सुनना है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है। माइनर्स का, मेडिसिन और सर्जरी का बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 20 मार्क्स है दोनों के, ज़रूर ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा हाई यील्ड होने वाला है, ठीक है। अब इस टॉपिक के हाई यील्ड पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं पहले आप लोगों को RB और TP53 का थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी और फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा एक और बात बच्चों, आप लोगों के सिलेबस मैंने देखा करिकुलम के अंदर एग्जैक्टली वर्डिंग के अंदर तो जो है ना ये नहीं पूछी नहीं चीज़ें, लेकिन बच्चों आप लोगों ने लाजमी करनी है। हमारा सिलेबस भी बिल्कुल यही था जो आप लोगों का है, और हम लोग ये सब कुछ करके गए थे और इसमें से आता होता है, लाजमी आता होता है। बल्कि हमारा तो SCQ आ गया था, एक डायग्राम आ गई थी, वो एंजियोजेनेसिस वाली ड्रॉ करनी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करने ही करने हैं, ये हॉलमार्क्स नहीं आप लोग छोड़ सकते इसके अंदर से, ठीक है। सो TP53 को बच्चों हम क्या कह रहे होते हैं? गार्डियन ऑफ द जीनोम कह रहे होते हैं। क्यों कह रहे होते हैं गार्डियन? क्योंकि ये हिफाजत कर रहा होता है जीनोम की। देखिए जैसे आपको बताया मैंने भी, DNA डैमेज होता है तो P53 एक्टिवेट होता है, P21 एक्टिवेट होता है, G1 अरेस्ट हो जाती है, इसको क्विजेंस बोलते हैं। अगर रिपेयर फेल हो जाती है तो सीनसेंस या एपोप्टोसिस का फिनोमेना, तो मैंने सारा आप लोगों को बता दिया। अगर P53 का लॉस हो जाता है तो म्यूटेशन फिक्स हो जाती है और कैंसर डेवलप हो जाता है। मोस्ट कैंसर हैव TP53 म्यूटेशन, या फिर जो TP53 के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जीन्स हैं उनके अंदर कोई मसला होता है। MDM2 की एम्प्लीफिकेशन अगर होगी तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव डिग्रेडेशन ऑफ P53 हो जाएगा। ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम क्या होता है कि इसके अंदर जो इनहेरिटेड मसला है, जिसके अंदर एक TP53 अलील जो है ना वो ख़राब होता है। और हाँ, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसकी E6 प्रोटीन होती है जो कि इनएक्टिवेट कर देती है P53 को। तो इसमें से यही चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, ये वाली डायग्राम है आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अच्छे से कर लो तो यू आर गुड टू गो। सो थैंक यू वेरी मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।